Hey everyone, welcome to the second part of physical properties of periodic table. Today we are going to learn ionization enthalpy. So what is the meaning of it? The minimum energy required by an atom to lose its outermost shell electron from its orbit. जैसे कि किसी एटम के outermost shell यानी कि वैलेंट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वहाँ से रिलीज़ करवाने के लिए हमें जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं ionization enthalpy. What is the concept behind this ionization enthalpy? An isolated gaseous atom to form cation. Why we consider here only isolated gaseous atom? मान लो जैसे कि किसी पर्सन के बारे में हमें जानना हो तो वो अगर सोशल या दूसरे लोगों के साथ होगा तो वो कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आकर उसी तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन जब भी वो आइसोलेटेड यानी कि अकेला होता है तभी हम उसके रियल बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं. ठीक वैसे ही यहाँ एटम के केस में भी है. एटम जब भी आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होगा तभी हम उसके रियल यानी कि करेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो बॉन्डेड या इंटरेक्शनल स्टेट में होगा, यानी कि उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट वैल्यू है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ओके, now we consider three states of magnesium atom. In a ground state there are two electrons present in its valence shell. Okay, अगर हम उसे 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके यूनिक पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और हम उसे और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लूज करके डाई पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करता है. जैसे कि मान लो आपके छोटे भाई के पास आपकी फेवरेट चॉकलेट्स है. अगर हमें उससे एक चॉकलेट निकलवानी है तो फिर वो ऐसे सीधे तरीके से तो देता नहीं है, हमें मम्मी को बुलाना पड़ेगा तब जाकर वो हमें एक चॉकलेट देगा, राइट. और अगर दूसरी भी चॉकलेट निकलवानी हो तो फिर हमें पापा को भी बुलाना पड़ेगा तभी वो देगा, इसीलिए हमें उस पर ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है. ठीक वैसे ही यहाँ एटम के केस में भी है. एटम इतना ईजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करता, उसके लिए हमें उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उसे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तभी जाकर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. व्हेन अ रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए वो एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंथैल्पी. ओके, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एंड ऑफ द रिएक्शन एनर्जी या हीट रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, देन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे कि हम बात करें ग्राउंड स्टेट के बारे में तो एटम जब भी ग्राउंड स्टेट में होगा अगर हम उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो यूनी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, और जो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. देन उसी कैटायन में अगर हम और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा और डाई पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन होगा. जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसे कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और इसी ऑर्डर में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जब भी ग्राउंड स्टेट में से यूनी पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन होता है तभी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस और ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा, इसीलिए ये कैटायन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना बहुत ही टफ होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी उसे देनी पड़ेगी तब जाकर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें तो डाउन टू ग्रुप जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है. अभी साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट. और अगर साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंट शेल के वो न्यूक्लियस के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना बहुत ही टफ होगा, यानी कि और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करें तो इन अ पीरियड लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होता है,
जो न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और इसीलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना बहुत ही टफ होगा. सो इन अ पीरियड लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के. ओके, देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो स्टेबल कब कहलाती है? जब भी वो हाफ फिल्ड होती है या फुल्ली फिल्ड होती है. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे कि पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन. ये फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि P6 D10, जिसमें बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना बहुत ही टफ होगा. और इसी रीज़न की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी वेरी हाई इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल. ओके, देन पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और डाउन टू ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है. सेकेंड पीरियड के बारे में बात करें तो लिथियम से नियॉन तक जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी. ऑर्डर ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड स्टोरी ये है कि लिथियम लेस दैन बेरिलियम, देन बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन. ओके, लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और होती है ड्यू टू एक्सेप्शन, क्योंकि बेरिलियम और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें जिसमें बेरिलियम का 2s2 होगा जो हाफ फिल्ड है और नाइट्रोजन का 2p3 होगा जो हाफ फिल्ड है. ओके, नहीं, बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड होगा लेकिन नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड होगा, जो दोनों ही बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही टफ होगा. सो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है. ओके, और यहाँ पर एक जंप करवाना है, जैसे कि बेरिलियम का बोरॉन से जंप होगा और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से. सो यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज होता है, जो बोरॉन है वो बेरिलियम से कम होगा और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम होगा. ओके, देन ये मीम ही देख लीजिए, जैसे कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन. हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कितने सारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, कितना भी लॉजिक लगा लो, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ ही जाता है. और हमारी एग्ज़ाम वाले भी ना यही एक्सेप्शन वाले सवाल रख देते हैं जो हमें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं. देन अगर हम बात करें डाउन टू ग्रुप जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी. जैसे कि हमने आगे देखा था ना कि साइज़ इंक्रीज़ होगी तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा और इसीलिए इजीली रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज से आयोनाइजेशन एंथैल्पी. लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 13 के बारे में तो एक्सपेक्टेड कहानी तो ये होनी चाहिए कि बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम. लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और होती है. वाई? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. जैसे कि हम इसी ग्राफ में देख सकते हैं, बोरॉन के बाद थैलियम की होगी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है. अभी साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है, राइट. और उसके बाद गैलियम का होगा क्योंकि इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, इसीलिए उसका साइज़ डिक्रीज़ करेगा. देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम. ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 1 5 3 2 4 भी आप याद से रख सकते हैं. ओके, so that's all from my side. I hope you understand, or if not, please let me know in the comment box so I will do better in next time. So happy learning and have a good day.